अध्याय 2। आरोहण। आरोहण। लेखक संजीव। पाठ परिचय। पर्वतारोहण अब पाठचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्रायः पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। लेखक का आंचलिकता, प्राकृतिक परिवेश से आत्मीय लगाव उसे कहीं और जाने से रोकता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म यातनाओं को संजीदगी के साथ रचा है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं, वे कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में हैं। इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नजर सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा था, कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा। कोई खतो किताबत भी नहीं। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क ना बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे IAS ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लेवा जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ ना। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थीं। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थीं।
उसके हिसाब से अभी वह 6,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहां से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इंपोर्टेड घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नजर डाली और चाय वाले से पूछा, यहां कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कने जाना छावा? अर्थात आपको कहां जाना है? माही, सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहां से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही। तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए मही, तू ही वकी जाना छू? अर्थात तू वहां जाएगा? अरे माही! लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी, मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहां सवारियां मिलती ही कहां हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है। घाट पड़ी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते ही तो आई छो। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था, 2 घोड़ों के 100 रुपए। चल पड़े वे। एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदोव जहां तहां दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। चढ़ाइयां और ढलाने, बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झर-झर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सूपिन, शाप की मारी अभागिन सूपिन। घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था, पतला दर्दीला सुर। ऊंची नीची डांडियों मां, हे कुहेड़ी न लाग तू। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खरखर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत, जैसे कोई रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। ऊंचे नीचे पांखों मां, हे घसेरी न जाए तू। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची डांडियों मां, हे हिलांस न बास तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कुहरे से सवाल कर रही है, जैसे कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कुहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम ना लगो जाकर। इस पर कुहरा
घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू ना जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा ना बनाया करे। मगर तेरी आवाज क्यों भर्रा गई बताते बताते? शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हां, वही। ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया यहां, उड़ गया। मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला, सिवाय खुरों की आवाजों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिलकोरों में अगजग डूब उतरा रहा था। सारी ध्वनियां सो गई थीं। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं, इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था? क्यों? शेखर भी रुक गया। मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर ना भाग जाऊं, सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ ना सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें, यहां, इसी जगह। वे संभल ना, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। मेरा हाथ उनके हाथ में था, सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं। झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जाए भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी। मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे, अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझा कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसले थे। खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे कि अगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर, जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा। वे खीज भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया। ये दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो मेरा हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही एड़ लगाई तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओह, कैसी चढ़ी थी चढ़ाई हमने उस दिन, क्या बताएं। पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो ये मुश्किल ना आती। बच्चे की तरह बोल उठा शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है। मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूं, उस सबका। मगर उनसे मुलाकात तो इस वाकये के साल भर बाद हुई। अच्छा, मान लो आज तुम्हें इस पर चढ़ना होता तो कैसे चढ़ते? रूप ने एक उस्तादाना उड़ती हुई नजर से पीछे मुड़कर देखा, फिर कहा, पहले आप बताइए, देखें कितना जान पाए हैं आप।
पर्वतारोहण का प्रसंग छिड़ जाने के बाद न रूप को बाकी किसी चीज की सुधि रह जाती थी, न शेखर को, और यह आरोहण ही दोनों को एक सूत्र में जोड़े हुए था। मैं? शेखर ने नीचे देखे बिना ही हां करते हुए परीक्षी की तरह सैद्धांतिक बातों को याद किया। सबसे पहले तो कोई दरार तलाशते, फिर रॉक पैटर्न लगाते। यहां? खैर चलिए मान लिया, मगर अगर दरार ना मिली तो ड्रिल करके लगाएंगे। बुजुर्ग की तरह मुस्कुराया रूप। खैर आगे? रॉक पैटर्न, फिर एंकर, फिर आगे आगे डिसेंडर, नो, रोप लैडर, रस्से की सीढ़ी। नो, आधिकारिक भाव से रोक दिया रूप ने। कोई भी चढ़ाई हो, फर्स्ट वॉच, देन गार्डनिंग। चौरस या समतल बनाना, फिर से देखना होगा कि पत्थर किस जाति का है। इंग्नियस है, ग्रेट है, मेटामार्फिक है, सैंडस्टोन है या सिलिका, क्या है? वरना अव्वल तो सपोर्ट नहीं बना पाओगे, बन भी गया तो फ्री रेपेलिंग नहीं होगी। शेखर ने रूप की परिपक्व बुद्धि पर प्रशंसा में आंखें नचाई। यस यस। दोनों आरोही अति उत्साह में थे। आरोहण के दुस्साहसिक अभियानों पर बहस करते करते उन्हें इतना भी भान ना हुआ कि ढलान से उतरकर कब के वे बीच के मैदान में चले आए थे, और अब वह मैदान भी दोनों ओर की पर्वत श्रृंखलाओं के कसते चले जाने से संकरा होता चला आ रहा था। अब तक आपके सामने इजी सवाल थे, अब कुछ मुश्किल सवाल। इस पहाड़ पर चढ़ना हो और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर सीधे ऊपर ही ऊपर जाना हो। ख्याल रहे दोनों के बीच सुपिन है। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? रूप की अंगुली पहाड़ों की ओर उठ रही थी। 1 मिनट, मुझे उतर जाने दो। शेखर ने घोड़े से उतरकर पहाड़ों पर गर्दन। एक पिरामिड नुमा था, एक तनिक फ्लैट, जिसकी श्रृंखला दूर तक नजर आ रही थी। दोनों ही पर नीचे से काफी ऊपर तक देवदार खड़े थे, जिन्हें मजाक मजाक में वह पहाड़ के रोए कहा करता था। रूप का इशारा शायद उसके कटे अंश की ओर चढ़ने का था। लाइमस्टोन के चक्कर में किसी ने उसके बीच का एक बड़ा भाग कटवा डाला था। ये तो लाइमस्टोन है। सीकरी जीन बस नहीं, ओवरहैंगिंग भी है। हाँ है, तभी तो टफ है। इस पर चढ़कर ऊपर ही ऊपर नदी को क्रॉस करते हुए आपको दूसरे पहाड़ तक जाना है। रूप अभी सोच ही रहा था कि महीप ने उकताकर टोक दिया, साहब जल्दी करो ना। उन्हें पर्वतारोहण के अध्याय को बंद कर फिर से घोड़े पर सवार होना पड़ा। नीचे की संकरी नदी से बचते हुए पहाड़ से सटे बेहद संकरे रास्ते से उन्हें चलना पड़ रहा था। शेखर डरकर घोड़े से उतरना चाहता था, मगर महीप ने रोक दिया। बैठे रहो साहब। वह घोड़ों को पुचकारते हुए निर्देश देते हुए चल रहा था। संभली के हीरू, संभली के। ओए वीरू, दाएं चल, दाएं। अरे ले जाता है नदी मां, दाएं दाएं, संभली के। मगर जब सामने भेड़ें आ गईं और भेड़ों के साथ साथ भोटिया कुत्ता भी, तो उन्हें उतर जाना पड़ा। महीप की चौकन्नी नजर कुत्ते पर थी, जबकि उन दोनों की कुत्ते के पीछे भेड़ें हाँक रही 14-15 साल की सलोनी लड़की पर। अमा रूप, शेखर ने धीरे से कहा। पहाड़ की तो एक से बढ़कर एक चढ़ाइयां चढ़ी हैं। हाँ, कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी कोई उस उम्र में?
अरे, कोई तो मिली होगी जिसे देखकर मन में कुछ कुछ हुआ होगा कभी। थी तो, मगर उम्र में मुझसे काफी बड़ी। इतनी? शेखर ने लड़की की ओर इशारा किया। हाँ, रूप को मानो रस्सी की सीढ़ी मिल गई, जिसे उम्र के 24वें शिखर से नीचे उतरने लगा वह। भेड़ें चराने के दौरान ही हमारी मुलाकातें होती। इतनी ही हसीन भी थी ना। ये क्या है उसके सामने? शैला तो इतनी सुंदर थी कि उसके गुलामी बजा लाने में ही मैं खुद को धन्य मानता। जबकि वो खुद बैठकर स्वेटर बुना करती, मैं उसकी भीड़ें हाँका करता। उसके लिए बुरून्स के फूल तोड़ लाता जो उसे बेहद पसंद थे। सेब या आड़ू कहीं मिल गए तो सबसे पहले उसे लाकर देता। और बदले में वह क्या देती? शेखर ने ठिठोली की। वह कभी कभी देवता का प्रसाद, मक्की की रोटी वगैरह भी। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वह स्वेटर भूप दादा के लिए बुना जा रहा था। फल, फूल और रोटी भी उन्हीं के लिए आती। वे ना आते तो मुझे। जिस दिन भूप दादा ना आते, आखिर तक उसे खुश रखने की मेरी तमाम कोशिशें बेकार चली जाती। रूप एक झेप भरी हंसी हंस हंस कर चुप हो गया। महीप ने कनखियों से रूप को देखा, फिर घोड़ा पकड़कर चलने लगा। तेरी इस लव स्टोरी में तो कोई दम नहीं। कोई और नहीं मिली क्या कभी? शेखर ने बुरा सा मुंह बनाया। मिली क्यों नहीं, उस दौरान कईयों से साबका पड़ा, कईयों का संग साथ रहा। अब तो सब ब्याह कर अपने अपने घर चली गई होंगी, बाल बच्चेदार हो गई होंगी, मगर शैला जैसी एक भी नहीं। एक वही तो थी जो मुझ पर शासन करती थी। रुकिए, मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जहां। महीप मुड़कर रूप को देखने लगा, जैसे उसे बातों में रस मिल रहा हो। अचानक रूप को खटका हुआ। यह कहां आ गया वह? यहां तो झरने झर रहे हैं, चारागाह का नामो निशान नहीं। बोला, ए लड़के, तू हमें कहां लेवा जा रहा है? माही, महीप बोला। मगर उस रास्ते में पहाड़ों के बगल में एक छोटा सा मैदान हुआ करता था। वहां भेड़ें चराने आते थे लोग। पहाड़ के धंस में वो सब कब का दब ढक गया साहब। लो शेखर साहब, पस्त हो गया रूप। भूप दादा की और मेरी प्रेमिकाएं, प्यार की निशानियां, वो मुकामात, सब के सब दब ढक गए भूस्खलन में। अब तो नए रास्ते हैं और इन्हीं से होकर चलना है। कुछ भी हो, तुम्हारा इलाका है बड़ा खूबसूरत, स्वर्ग जैसा। हाँ, वो क्या कि पांडव इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग को। इधर का सबसे आखिरी गांव सुर्गी है। सुर्गी यानी स्वर्ग। उसके कुछ आगे स्वर्गारोहिणी। जब बर्फ पड़ती होगी, सारा इलाका बर्फ से ढक जाता होगा। जब ही ना लैंडस्लाइड हुआ। वह बात नहीं, मैं तो इस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहा था। इतनी कच्ची उम्र, उस पर यह घोड़े वाला धंधा, खतरनाक रास्ते। सोचो, हम जवान होकर भी घोड़े पर जा रहे हैं और यह 15 किलोमीटर पैदल। फिर इसे लौटना भी है 15 किलोमीटर अभी। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, वो तो है ही है। वही मैं सोच रहा था कि बर्फ के दौरान क्या करता होगा यह। ये हिलांस की तरफ जा छुपता होगा, अपनी मां की गोद में। अपनी बात के समर्थन में उस लड़के को पुकारा, ओ महीप। जी साहब। तेरे पांव में दर्द होता होगा, आजा, कुछ देर तू घोड़े पर बैठ जा, हम पैदल चलते हैं। नहीं साहब, लौटते बखत तो चढ़ के आना ही है। ये हीरू वीरू का संग साथ कब से लिया तूने? किस गांव का है? इससे यह भी तो पूछो कि हीरू वीरू के अलावा इसके घर परिवार में और कौन कौन है। शेखर ने कहा, साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है, कहकर महीप ने उनके सवालों पर विराम लगा दिया। ऊपर से पत्थर गिरे हुए थे
और वह आगे आगे घोड़ों को पुचकारते निर्देश देते चल रहा था, जो उसके लिए इस समय उनके फालतू सवालों से ज्यादा महत्वपूर्ण था। आगे एक झरना था और एक उजड़ी पंचक्की। जगह थोड़ी चौड़ी थी। पानी रास्ते को काटकर बह रहा था। घोड़ों ने मुंह लगा दिया तो उन्हें उतरना पड़ा। महीप चुपचाप पानी पिलाता रहा हीरू वीरू को। फिर वह खुद पानी पीने लगा। वो भी क्या संयोग था शेखर साहब। रूप जैसे अतीत में लौट आया था। आपके पापा इधर ट्रेनिंग के लिए ना आते, ना रास्ता भटकते, ना मेरी जरूरत होती। मैंने भी ना वो चुस्ती दिखाई होती पहाड़ पार करने में, ना वो खुश होकर अपने साथ मसूरी लिवा जाते। फिर तो हम कपूर साहब के और मसूरी के ही होकर रह गए साहब। 11 साल बीत गए। तब हम इसी लड़के की तरह हुआ करते थे। उसके मन में आया कि कपूर साहब की तरह इस लड़के को भी वापसी में साथ लिवाता जाए तो कैसा रहे। मगर यह लड़का एक ही घुन्ना है, कुछ बोलता ही नहीं। साहब, इतनी इतनी देर करोगे तो हम लौटेंगे कैसे? महीप ने उन्हें चेताया तो वे एक एक कर फिर सवार हुए घोड़ों पर। मगर इस पहाड़ को हम पार कर पाते तो 2 किलोमीटर की दूरी और कम हो जाती, रूप ने शेखर से कहा। फिर रूप ने जानना चाहा, अब तो माही मुश्किल से 1.5 किलोमीटर होना चाहिए। बस उस डांडी यानी पहाड़ के पीछे। तुमने बताया नहीं तुम क्यों भाग आए थे अपने घर से? लड़के ने जैसे सुना ही नहीं। वह रास्ते में पड़े एक बड़े पत्थर को हटाने लगा था। पत्थर बड़ा था, लड़के की औकात से ज्यादा। फिर भी वह पिला था। उसकी सहायता के लिए अभी वह नीचे उतरने ही वाला था कि लड़के ने पत्थर को नीचे धकेल दिया। कुढ़ गया रूप। अजीब होते हैं ये पहाड़ी लोग, रूप ने कहा। फिर मन ही मन झेंप गया। वह भी तो पहाड़ी ही है। गांव करीब आता जा रहा था। वर्षा की बंद स्मृतियों के कपाट खुल रहे थे। एक ओर सोपिन, दूसरी ओर जंगल, पीछे हिमांग का ऊंचा पहाड़। नीचे होंगे अपने खेत, अपना घर, अपने लोग, बाबा, माँ, भूप दादा और लोग। कितनी दूर है केदार कांठा, कितनी दूर है दुर्योधन जी का मंदिर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े। बहुत पुराने लोगों में से किसी किसी ने लाल पलटन के अंग्रेजों को देखा था, नयों ने नहीं। सो 2 गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। हालांकि सितंबर का महीना था और दिन के अभी 3 ही बजे थे, मगर यहां ठंड काफी थी और लोगों ने ठंड से बचने के लिए चुस्ती या ऊन का लावा पहन रखा था। उनकी आंखों में भय, संशय और कौतूहल थे। रूप की नजरें इनमें से एक एक चेहरे को टटोल रही थीं। लड़का एक सयाने सईस सा अपनी थकान भूलकर अपने हीरू वीरू की पीठ, पुट्ठों और टांगों को थपथपा रहा था। रूप ने 100 का एक नोट निकाला और कुछ सोचकर रख लिया और 10 की गड्डी के 12 कड़क नोट निकालकर लड़के को थमाते हुए बोला, देखो, तुम भी थके हो और तुम्हारे घोड़े भी। फिर बच्चे हो, शाम होने वाली है, रास्ता खतरनाक है। ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। लड़के ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो रूप ने उसे पूरे तौर पर आश्वस्त कर देना चाहा। यह मेरा घर है, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। लड़के ने फिर भी कोई जवाब ना दिया, बल्कि पीठ फेरकर नोटों को गिनने में मशगूल रहा। उसकी इस धंधेबाज अदा पर रूप ने मुस्कुराकर शेखर की ओर देखा। फिर कदम कदम चलकर एक बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़ा चकमकाया हुआ सा अपने पोपले मुंह और झुर्रियों के दलदल में डूबती आंखों पर हथेलियों से सूरज की ओट बनाकर
उसे ही देखे जा रहा था। कने जाना छावा छावा साहब, अर्थात कहाँ जाना है साहब। रूप ने बताया, बाबा, यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। वो हिमांग पहाड़ के नीचे उनका घर है। बूढ़े के चेहरे पर अपरिचय की शिला हिलकर रह गई, मगर टली नहीं। तो रूप को जितनी भी गढ़वाली याद रह गई थी, उसे जोड़ने सजोने लगा। बाबा, यक भूप सिंह रूप सिंह दुई भाई होंदा छै। हाँ, इस बार बूढ़े के होंठ हिले। लेकिन रूप तो बहुत पहली भागी गई छाई। अगर मैं बोलू लूं कि मी वही रूप सिंह छो, तो अर्थात अगर मैं बोलूं कि मैं वही रूप सिंह हूं, तो तू ना आप मजाक करी छू साहब। तब तो ई भी मजाक ही छे जो आप दादा त्रिलोक सिंह जी छू। रूप सिंह ने हंसते हुए आगे बढ़कर उनके पांव छुए। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने हिंदी में पूछा, मगर आप थे कहां इतने दिन? पर्वतारोहण संस्थान। वो क्या चीज? त्रिलोक ने जानना चाहा। पहाड़ पर चढ़ना। के वास्ता? अर्थात किस लिए? गड़बड़ा गया रूप उनकी इस जरह पर। बाबा, वो कोई छोटा मोटा काम नहीं। सरकार इसी के लिए 4000 तनख्वाह देती है हमें। लिया सुन, लिया एक ही बात। त्रिलोक बूढ़े ने सबको सुनाकर कहा, यह कहता है कि यक रूप सिंह छे। चलो मान लिया, लेकिन फिर बोलूं छे कि सरकार या सिर्फ म्याल चढ़न को वास्ते 4000 तनख्वाह देवे छू। या क्या बात हुई? कैसी अहमक है यक सरकार भी। शेखर की उपस्थिति में अपनी ऐसी किरकिरी होते देख खिसिया, आप कभी नीचे नहीं गए ना? के वास्ता नीचे? तभी उसने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, अभी आज्ञा दें, घर जाऊं, बाद में मिलते हैं। 11? हां, घर। 11 तो ऊपर उड़ी के चली गेछू बेटा। वो उदिर। त्रिलोक सीधे हिमांग पहाड़ पर टांगना चाह रहे थे अपनी नजर, मगर बादलों के गाढ़े लिहाफ के चलते उसकी शिनाख्त ओझल थी। और बाबा और मां, वो तो और भी ऊपर। त्रिलोक की अंगुली सीधे आसमान की ओर उठी हुई थी। बहुत साल पहले ही एकाएक जैसे सफेद हो गया रंगीन स्क्रीन, उदास हो गया रूप। शेखर ने उसके कंधे पर सहानुभूति में हाथ रखा।